नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और ये जो आपके आर्टिकल्स हैं वो सारे लीडिंग न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए जाते हैं और इंपॉर्टेंट वेबसाइट से जो गवर्नमेंट की हैं। तो आपके लिए ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज और साथ ही जो स्टेट के पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उस पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें, लगातार देखें, रेपिटेटिव मोड में देखें। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा किया, अगर मतलब 5000 लाइक्स से ज्यादा 5000 लाइक्स अगर हो जाते हैं इस वीडियो में तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको आप जरूर फॉलो कर ले। उसमें जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती है, पिक्स होती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। तो आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि आज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं हम लोग। तो आज का जो पहला टॉपिक है ये आईआर से रिलेटेड है। नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजरी आपने सुना होगा ना, एडवाइजर जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना। तो वो जैसे सारे देशों के होते हैं, तो एनएसए मीटिंग ऑन अफगानिस्तान, ठीक है ना, हार्ट ऑफ एशिया वगैरह सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जीका वायरस है उसके बाद दूसरा, ठीक है। और उसके बाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज का नेटवर्क आया है, उसमें जेएनके की कैपिटल सिटी को अभी उसमें सम्मिलित किया गया है। और ये डेंगू है उसके बाद न्यूज में। और उसके बाद आपका ये है गैलेक्सी मेसियर 87 जिसको आप M87 के नाम से जानते हैं। तो पहला आर्टिकल देखेंगे हम लोग और ये बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, ये है ना, बिल्कुल इजी है। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे। देखिए, आज का जो इंपॉर्टेंट डे है इसको याद रखिए, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है ये आपका 10 नवंबर 2021 जो है आपका वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो जो ये 28 फरवरी, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जो 28 फरवरी है वो किस रूप में भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। ये शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस है। तो हमारा विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है भारत का, वो डेट बताइएगा आप, है ना। तो 10 नवंबर 2021 को याद रखिएगा, ये वर्ल्ड साइंस डे है फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अब ये जो आर्टिकल है आपका, इसमें एनएसए की मीटिंग हुई है ना, पाकिस्तान के संदर्भ में, ठीक है ना। अफगानिस्तान पर एनएसए की बैठक हुई। अब कंटेक्स्ट क्या है इसका कि इंडिया ने होस्ट किया, क्या होस्ट किया, दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। अब हार्ट ऑफ एशिया इस क्षेत्र को क्यों बोलते हैं, है ना। अगर आप भारत देखेंगे, फिर इधर से ऐसे देखेंगे, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, है ना। तो ये इस क्षेत्र को क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहीं से होके जो है, अब इधर आप देखेंगे तो यहीं से होते हुए हम यूरोप जाएंगे, है ना। मतलब ये एक क्या है, जोन है। तो और ये इधर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से आपको दिखाई दे रहा है हार्ट ऑफ एशिया, एशिया के संदर्भ में। तो अगर यहां कोई अस्थिरता बनी रहती है तो उसके पेरीफेरी में भी डोमिनो इफेक्ट आप उसका देखेंगे कि सारी जगह जो है अशांति बनी रहती है। तो हमेशा अफगानिस्तान चर्चा का विषय बना रहता है। अब ये जो है 10 नवंबर 11 नवंबर को ये जो मीटिंग वगैरह है वो हो रही है। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो ये मीटिंग जो है will be held at the level of NSAs, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के लेवल पे ये किया जाएगा और इसको चेयर करेंगे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। अब ये जो है इंडिया ने होस्ट किया, इसकी मेजबानी क्यों कर रहा है इंडिया, है ना। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो भैया सबसे बड़ी चीज है, यही इसका क्रक्स है ना। जो कीवर्ड है सिक्योरिटी कंसर्न पर्टेनिंग टू अफगानिस्तान weighing heavily on न्यू दिल्ली's mind। तो सीधी बात है, जो न्यू दिल्ली से हम संबोधित करते हैं आईआर में भारत को, तो भारत का चिंता का विषय है ही, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो क्या करता है, पाकिस्तान उसको एक आयाम की तरह, है ना, एक हथियार की तरह यूज करते हुए अगर वहां वो अस्थिरता मचाया हुआ है तो आसपास भी सब जगह होगा। आप चाहे ड्रग्स की ट्रैफिकिंग देखें, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखें, ये सब जो आपकी टेरर फाइंडिंग होती है वो भी जो है वहीं से, वो उस रूट से होकर आती है ना। आप देखे होंगे गोल्डन ट्रायंगल वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब यहां पर भविष्य के दृष्टिकोण से आने वाले टाइम पे लॉन्ग टर्म विजन है कि जो भी रीजनल यहां पर आपके स्टेक होल्डर्स है, क्षेत्रीय हितधारक और जो भी उससे रिलेटेड पावर्स है, वो एक साथ
मिलके सम्मेलन आयोजित करे, वहां संवाद करे और फिर वहां से जो है सिक्योरिटी के संदर्भ में, सुरक्षा के संदर्भ में जो है उचित प्रावधानों को वहां पर क्रियान्वित करे। इंडिया का जो टॉप सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है ना, वो आपके कौन है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट अब हैज टेकन द लीड इन ऑर्गेनाइजिंग द इन पर्सन मीटिंग, है ना, ये नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा। इन्विटेशंस वर सेंट टू अफगानिस्तान नेबर सच एज पाकिस्तान। अब देखिए पड़ोसी देश, अब यहां पर आप ज्योग्राफी में एक बार मैप में देख जाइए, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अदर की प्लेयर्स इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना, ठीक है ना। अब ये तो आएंगे ही ना फैक्टर्स में। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो अगर क्या भारत अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में पाकिस्तान की मेजबानी, तो सो इंडिया विल होस्ट पाकिस्तान एट अ कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान। तो यहां पर सीधा सीधा उन्होंने डिनाई किया है, नो दैट्स नॉट हैपनिंग, ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो मोईद यूसुफ है, उन्होंने अनाउंस किया है पिछले हफ्ते ही कि ही वुड नॉट अटेंड द मीटिंग, है ना। तो ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। अपेरेंटली टू लॉन्च अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियाज अलीग्ड नेगेटिव रोल इन अफगानिस्तान। तो ये हमेशा मुद्दा बनाए रहते हैं, तो फिर इन्होंने एक मुद्दा बना लिया कि भैया अफगानिस्तान में भारत की भूमिका ऋणात्मक है और केवल इनकी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ले लीजिएगा, ये वही चीजें हैं, इसमें कोई आर्टिकल में नई चीज नहीं लिखी है, आप ध्यान से देखिए। अफगानिस्तान का मुद्दा वही है। अगर आपको ज्योग्राफी में चीजें पता है कि भैया ज्योग्राफी में मिडिल ईस्ट में क्या समस्या है, लैटिन अमेरिका में क्या प्रॉब्लम है, नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में क्या प्रॉब्लम है, साउथ चाइना सी में क्या प्रॉब्लम है ना, जो हमारा वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, KKTTU, है ना, यहां पर क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान वाले बेल्ट में क्या प्रॉब्लम है, तो आप ऑलरेडी जो है वही चीजें लिखी जाती है, कुछ फैक्ट्स उसमें बदल जाते हैं। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद आफ्टर मीटिंग विद द उज्बेकिस्तान NSA, ये जो आपका यूसुफ है, ये यहाँ का जो ये सिक्योरिटी एडवाइजर है पाकिस्तान का, तो वह उसने ये बोला है कि अपॉन बीइंग आस्क्ड वेदर पाकिस्तान वुड अटेंड, तो बोले कि भैया अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बोला नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे वहां पर, जो है हम शांति चाहते हैं और वहां पर जो है कोई देश जो उपद्रव मचाए, भारत को ये ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, इनका वही स्टेटमेंट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपका। इसके बाद यहां पर यूसुफ ने यह भी बोला कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में शांति स्थापित हो जाए, बताइए, है ना। इट कुड बिकम अ मेजर ट्रेडिंग हब एज अ कॉरिडोर ऑफ कनेक्टिविटी इन द हार्ट ऑफ एशिया। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार देख जाइए कि हार्ट ऑफ एशिया बोला जाता है तो कौन कौन सा जो है रूट दिखाई देगा, है ना। आप जो बहुत सारे हाईवेज आपने देखा होगा, तापी देख रहे हैं, है ना, सारी चीजें आप देख रहे हैं। अब उन सबको रिवाइज किया जाता है, जब हमको एक टॉपिक मिल जाए तो उसकी पेरीफेरी में हमको सब रिवाइज कर लेना है। तो इट कुड बिकम अ मेजर ट्रेडिंग हब, तो भैया ट्रेडिंग हब बनाना चाह रहे हैं, है ना। वो कनेक्टिविटी के संदर्भ में आप देखेंगे, है ना, मैप में आप देखेंगे तो दिखाई देगा आपको, तो उसको वो जो है ट्रेडिंग हब बनाने की बात कर रहे हैं। और उसने ये भी कंसेंट दी है इसमें, इट वुड हैव बीन द फर्स्ट हाई लेवल विजिट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान सिंस 2016, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, हाउ डज इंडिया व्यू पाकिस्तान से रिफ्यूजल, तो पाकिस्तान कैसे देख रहा है, तो बस जैसा वो कर रहा है वैसा ही तो उसके साथ जो है ओरिजिनलिटी में जो है वो स्टेटमेंट जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि पाकिस्तान का जो पोजीशन है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका माइंडसेट बिल्कुल सीधी बात है कि अफगानिस्तान को वो एक तरीके से टूल के रूप में यूज करना चाह रहा है। अफगानिस्तान को कैसा माइंडसेट है अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान का, तो वेयर इट हैज प्लेड अ पर्निशियस रोल, ठीक है ना, नकारात्मक भूमिका निभाई है उसने वहां पर पाकिस्तान ने, और उसको आज भी वो एक टूल के रूप से यूज करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान को। अब पाकिस्तान डिसीजन इज अनफॉर्चुनेट, सीधे बोला गया, हाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, बट नॉट सरप्राइजिंग, पर ऐसा कुछ नया नहीं है, लगातार करता आ रहा है वो। इट रिफ्लेक्ट्स इट्स माइंडसेट ऑफ व्यूइंग अफगानिस्तान एज इट्स प्रोटेक्टोरेट, है ना। सीधी बात है कि वो उसको एक जो है संरक्षण, है ना, उस तरीके से उसको देखने की उसकी आदत सी बन गई है। पाकिस्तान हैज नॉट अटेंडेड द प्रीवियस मीटिंग्स ऑफ दिस फॉर्मेट, तो पहले भी वो इस तरीके की मीटिंग्स में शामिल नहीं हुआ है, और जो कमेंट उसने इंडिया के खिलाफ किया है तो उसका एक अनसक्सेसफुल, असफल एक प्रयास है, जो है ना, जो क्या कर रहा है, टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पर्निशियस रोल इन अफगानिस्तान, है ना। तो सीधी बोला है कि इस तरीके के जो वो दे रहा है आपका क्या, इस तरीके के जो आपके वो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके, तो क्या है कि भैया चीजों को भटकाना, है ना, मुद्दे को भटका देना, उसकी जो नकारात्मक भूमिका है अफगानिस्तान से, उसको जो है उस मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, जो कि पूरे विश्व को पता है कि क्या है हमारे पाकिस्तान, ठीक है। हाउ डज इंडिया व्यूज पाकिस्तान रिफ्यूजल टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, तो वही चीजें यहां पर लिखी गई, बिल्कुल सेम चीज लिखी गई, इसको आप देख लीजिएगा, रेपिटेशन है जो ऊपर हमने पॉइंट डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये जीका वायरस से रिलेटेड है, ठीक है ना। स्वास्थ्य में भी रख सकते हैं आप इसको, है ना, स्वास्थ्य में ही रखेंगे, साइंस टेक का भी पार्ट है,
ठीक है। तो जीका वायरस बताइए किसके थ्रू होता है, तो एडीज एजिप्टी जो है आपका, एडीज एजिप्टी जो है उसके द्वारा होता है, वो उसका वेक्टर है। और समझिएगा वेक्टर है डेंगू, चिकनगुनिया और जीका, क्या तीनों ही होते हैं एडीज इजिप्टी से, बताइएगा जरा। अब इसका कंटेक्स्ट क्या है, तो अभी कानपुर में जो है 10 पॉजिटिव लोग पाए गए हैं जीका से, है ना, इस तरीके के इन्फेक्शंस को। आर नियर 100 मार्क्स, कुल संख्या जो है 100 के करीब है, और 10 जो उसमें से टेस्टिंग हुई वो वहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सो फार 89 पीपल्स इंक्लूडिंग 17 चिल्ड्रंस भी है उसमें, हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर जीका इन वन ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, जो आपका कानपुर है, और सबसे ज्यादा यहां पर जनसंख्या भी है, इसीलिए वहीं पर सरकार जो है सबसे ज्यादा फोकस रहती है कि यहां पर अगर कोई भी सरकार हो, मतलब किसी को ऐसा व्यक्तिगत मत ले लीजिएगा, शुरू से देखिए सबसे ज्यादा सीट है जिसकी यूपी में सरकार है उसी की सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है। अब यहां जीका वायरस जो है किसके द्वारा होता है, मैंने पहले ही बताया कि ये जो है आपका प्राइमरली जो है एडीज जो मॉस्किटो होता है उसके काटने के द्वारा होता है, वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। अब सिम्टम्स इसके क्या है जनरली, तो माइल्ड और मतलब माइल्ड फीवर भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है, तो फीवर है, रैशेज आते हैं उसमें, कंजक्टिवाइटिस होती है, मसल और जॉइंट पेन होता है ना, मलाशिया हो सकता है, हेडेक जिसको आप बोलते हैं, हेडेक से समझिएगा। सिम्टम्स जो है वो आपके 2 से 7 दिन तक रहते हैं, और जीका जो वायरस है ना, जो इसका इन्फेक्शन है, डू नॉट डेवलप सिम्टम्स, मतलब जीका वायरस संक्रमण वाले अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। जीका वायरस जो है इसमें इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो जो बच्चा जन्म लेने जा रहा है, जिस संतति की उत्पत्ति होने वाली है, वो भी उससे क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, और उसको माइक्रोसिफेली बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि ये जन्मजात जीका सिंड्रोम हो गया, इसमें जो है आपका मस्तिष्क जो है बच्चे का वो बहुत छोटा होता है शरीर के अपेक्षा, है ना, आपने देखा होगा, वही चीज यहां पर लिखा गया है। और इसके द्वारा जो है मिसकैरेज की भी जो है प्रोबेबिलिटी बनी रहती है ना, गर्भपात वगैरह भी हो सकता है, और गर्भावस्था से संदर्भित अन्य भी जटिलताओं का सामना इसके संदर्भ में करना पड़ता है ना, जो भी आपकी मां होंगी, जो आपकी गर्भवती होंगी। एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस इज एसोसिएटेड विथ जीका वायरस, है ना, एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों में। इसमें जो नाम है ये याद रखिएगा, जो गुलेन बरे सिंड्रोम लिखा गया है ना, न्यूरोपैथी एंड माइलिटिस है, ठीक है ना, ये जो गुलेन बरे सिंड्रोम है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जीका वायरस जो है मॉस्किटो बॉर्न फ्लैवी वायरस, याद रखना, फ्लैवी वायरस दैट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगांडा इन 1947, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले 1947 में ये देखा गया था। कहां पर देखा गया था, तो भैया युगांडा में देखा गया था, किसमें, मंकीज में। इट वाज लेटर आइडेंटिफाई, इसके बाद इसको जो है आइडेंटिफाई किया गया मानवों के अंदर 1952 में युगांडा में ही, और उसके बाद फिर आपका यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। अब एक बार अफ्रीका का मैप देख जाइए आप लोग, है ना, अफ्रीका का मैप देख जाइए आप लोग। अब जो नेक्स्ट वन है आपका, ये पार्ट देखेंगे हम कि साइंस और सिम्टम्स क्या है इसके। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो क्या है जीका वायरस का, लक्षणों के संपर्क में आने के बाद, मतलब जो सिम्टम्स हैं जो आपके एक्सपोज होंगे उसमें जीका वायरस के, वो 3 से 14 दिन के बीच है, 3 to 14 डेज। अब इसमें अधिकांश लोगों में जो है लक्षण दिखाई नहीं देते, पहले ही देख लिया हमने, ठीक है ना। और जनरली जो है इसमें फीवर, रैशेस, तो ये सब चीजें जो है रेपिटेशन हमने देख लिया कि क्या क्या इसके सिम्टम्स में दिखाई दे सकते हैं, और कई लोगों में तो दिखाई ही नहीं देते हैं, ठीक है ना। अब ये किस क्षेत्र में होगा, मच्छर वगैरह जो होते हैं वो मेनली आप देखेंगे ना, जो वेक्टर बॉर्न डिसीज है पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए आप, तो वो आपका उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में दिखाई देगा, और आपका इक्वेटोरियल रीजन में भी दिखाई देता है। जहां पर ह्यूमिडिटी होगी वहीं तो मच्छर वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह ज्यादा होते हैं। तो इसमें ये आप याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, है ना, टेम्परेट में नहीं होता ना प्रॉब्लम। अब ये समझिए वहां पर जो है मैक्सिमम रूप से ये एडीज जीनस जो होता है ना, एडीज इजिप्टी, उसी से काटने से ये ट्रांसमिशन इसका होता है, इस तरीके के इन्फेक्शन का, जिसको जीका बोलते हैं। एडीज मॉस्किटो जो है जनरली दिन में काटते हैं, आपको पता होगा कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, ये आपने सुना होगा, और थोड़ा सा ऊपर उठता है जमीन के, उड़ता है मतलब ऊपर, थोड़ा हाइट चाहिए, है ना, ज्यादा ऊपर उड़ भी नहीं पाता। इनका प्रकोप जो है सुबह जल्दी और दोपहर तक होता है, और शाम के दौरान जो है वो चरम पे होता है, रात को नहीं होता है ना। और इसमें येलो फीवर का भी यही कारण है, ठीक है ना। इसके बाद जो ट्रीटमेंट है इसमें अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, सबसे बड़ी जो कंसर्न का विषय है वो यही है, ठीक है ना। अब सिम्टम्स जो है इन्फेक्शंस जो होता है इसमें यूजुअली माइल्ड होता है ना, सिम्टम्स जो है वही चीजें यहां पर फिर बता रहा है, फीवर है, रैशेस है ना, आर्था जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आर्थालजिया जो लिखा हुआ है, आर्थ्रैल्जिया, क्या बोलते हैं, आर्थ्रैल्जिया जो है
ये शुड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, ड्रिंक फ्लूइड्स। तो इसमें क्या करना चाहिए? तो भैया खूब सारा आराम लेना चाहिए, अपने बॉडी में जो फ्लूइड है वो पर्याप्त मात्रा में बना रहे, है ना। ट्रीट करना चाहिए, जैसे पेन वगैरह है, फीवर वगैरह है, उसको कॉमन मेडिसिन से, है ना। अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाते हैं तो फिर दे शुड सीक मेडिकल केयर और एडवाइस है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, बिल्कुल ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट समझ लीजिए, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। यूनेस्को की जो अभी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का जो लिस्ट आया है, उसमें अभी JNK की जो कैपिटल सिटी है श्रीनगर, उसको जो है इसमें एम्बेडेड किया गया है ना। तो अब टोटल कितने जो है सिटीज इसमें शामिल हो गए, इसको कौन निकालता है? तो यूनेस्को निकालती है पहली बात। इसमें अभी जो क्या किया गया है, किसको सम्मिलित किया जा रहा है? तो वो आपका श्रीनगर को किया जा रहा है अमंग 49 सिटीज एज पार्ट ऑफ द क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अंडर द क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी। तो किस कैटेगरी के अंदर है? क्राफ्ट्स और फोक आर्ट्स कैटेगरी। अब इसमें की पॉइंट क्या है? तो पूरी दुनिया भर में जो 295 आपके क्रिएटिव सिटीज का नेटवर्क है, उसमें अब श्रीनगर भी शामिल हो जाएगा, कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर। अब पहले से कौन कौन सी सिटीज हमारे यहाँ की शामिल है? तो मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, वाराणसी है, जयपुर। और उसके बाद ये कौन सा भारतीय शहर है जो ऐसी लिस्ट में शामिल हुआ है? तो भैया 6 नंबर का है, छठा है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो 49 सिटीज के अंतर्गत जो है अब इसको एम्बेडेड किया गया है, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ क्रिएटिव सिटीज इन द वर्ल्ड हैज रीच्ड 295 अक्रॉस 90 कंट्रीज। तो ऐसे जो है 90 देश है जिनके अंतर्गत जो भी आपके राज्य वगैरह है वो उसमें सम्मिलित है, और 295 टोटल ऐसी साइट्स है। और इसमें 4 इंडियन सिटीज पहले से, कोलकाता, ग्वालियर, इंदौर, श्रीनगर, हैड अप्लाइड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो अप्लाई जो किया था वो कलकत्ता ने भी किया था, ग्वालियर ने, इंदौर और श्रीनगर ने, ठीक है ना। लेकिन इसमें से चुना किसको गया? कोलकाता और इंदौर के आवेदन को अभी इनकम्प्लीट, अपूर्ण पाया गया। केवल श्रीनगर और ग्वालियर के आवेदनों को आगे भेजा गया था, जिसमें से श्रीनगर को उसमें सम्मिलित कर लिया गया है ना, उसमें एम्बेडेड कर लिया गया है। अब अबाउट यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं। तो यूनेस्को का आपका ये इनिशिएटिव है और इसको लॉन्च किया गया था 2004 में। अब क्या प्रमोट करना होगा इसके अंतर्गत? तो कॉपरेशन, सहकारिता, किसके बीच में? इन सिटीज के बीच में, विच रिकॉग्नाइज्ड क्रिएटिव एज अ स्ट्रैटेजिक फैक्टर इन देयर अर्बन डेवलपमेंट। तो भैया अर्बन डेवलपमेंट में एक तरीके का ये रणनीतिक आयाम है ना, कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर दिया क्रिएटिव सिटी के रूप में, तो वहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर अर्बन डेवलपमेंट के रूप में ये आपका एक रणनीतिक आयाम है। और यूनेस्को ने के अनुसार जो है ये जो सिटीज हैं उनको डेजिग्नेट किया जाता है, जिनको क्रिएटिव सिटीज के रूप में, वो आपस में मिलकर जो है फिर वहां पर कार्य कर सकते हैं टुवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेसिंग क्रिएटिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है, एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज एट द हार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट प्लान्स एट द लोकल लेवल पे, और कॉपरेट करना, सहकारिता, है ना, के आयाम पर जो है साथ में चलना, एक्टिविटी एट द इंटरनेशनल लेवल। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी वहां पर सहयोग की बात की जा रही है ना, साथ साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि यूनेस्को ने डेजिग्नेट कर रखा है क्रिएटिव सिटीज के लिए 7 आयामों को। पहला क्राफ्ट है, दूसरा फोक आर्ट है, मीडिया आर्ट्स है, फिल्म है, डिजाइन है, गैस्ट्रोनॉमी है, लिटरेचर है और म्यूजिक है। श्रीनगर सिटी जो है उसको डेजिग्नेट किया गया है इस तरीके की क्रिएटिव सिटी के रूप में। किस फील्ड में? ये याद रखना है कि भैया किया गया तो 7 है, तो श्रीनगर को किस फील्ड में किया गया है? तो क्राफ्ट्स और फोक आर्ट्स के आयाम पर उसको वहां पर सम्मिलित किया गया है। ओनली सेकंड सिटी, ये भारत की केवल दूसरी है, पहली कौन सी है? जयपुर है ऐसी सिटी जो क्राफ्ट्स और फोक आर्ट्स में, और फिर दूसरी हो गई आपकी श्रीनगर। वाइल मुंबई हैज बीन ऑनर्ड इन द फिल्म कैटेगरी, तो मुंबई को अभी फिल्म कैटेगरी के रूप में जो सम्मान मिला है। चेन्नई एंड वाराणसी को जो मिला है, बीन मेड पार्ट ऑफ यूसीसीएन फॉर देयर म्यूजिक, तो म्यूजिक के लिए चेन्नई और वाराणसी को, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में भी शामिल किया गया है। इस तरीके के यूसीसीएन जो है वो शहर है, ये है ना, ये कॉन्टेक्चुअल जानकारी याद रखिएगा, प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब यूनेस्को के बारे में जानकारी यहां पर लिखी गई है, बिल्कुल वेबसाइट से ली गई है। तो ये आपका कैसा है ऑर्गेनाइजेशन? तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, पहले तो ये याद रखिए प्रीलिम्स में सीधा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये एम क्या करेगा? तो भैया इसका भी एम वही जो यूएन का, वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाना। किस तरीके से? तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता, सहयोग, जो आपका इंटरनेशनल कॉपरेशन है, किस फील्ड में कॉपरेशन? तो एजुकेशन है, आर्ट्स है, साइंस और कल्चर है, यही तो फुल फॉर्म भी है उसका। इसका हेडक्वार्टर कहां है यूनेस्को का? पेरिस, फ्रांस में, याद रखिएगा। इसके डायरेक्टर जनरल जो ऑड्रे एजोले है, और जो एब्रीविएशन है इसका यूनेस्को है। इसको कब जो है स्थापित किया गया था, कब इसको स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप ये कब किया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम लंदन में
जो है ना, इसकी खोज हुई, और जो खोज मतलब स्थापित किया गया 16 नवंबर 1945 को। फाउंडर में यूएस है, इंडिया है, फ्रांस है, ब्राजील है, मैक्सिको, चाइना है ना, और भी है, ये इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर लिखे गए। सब्सिडायरी देख लीजिएगा इसमें। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा, तो ये यूएन से संदर्भित, तो यूएन होगा। अब इसके बाद डेंगू, सेम चीज है। अब इसके की पॉइंट्स देखेंगे। अभी फिर दिल्ली में जो है बहुत सारे डेंगू जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है ना, हमेशा आप देखते होंगे, हर साल ये होता है। तो ये जो है नवंबर के पहले वीक में बहुत सारी संख्या में देखे गए लोग जो है वहां पर संक्रमित हो रहे हैं डेंगू से। तो ये नंबर कितने हैं, ये ऐसा समझिए 1100 के लगभग है, 1000 के ऊपर है। अक्टूबर के महीने में भी यहाँ पे 1196 लोग जो है वो डेंगू से प्रभावित थे, संक्रमित थे। अब इसके की पॉइंट देखना है तो दिल्ली भर में, एक तो ये सैनिटाइजेशन से सीधा सीधा रिलेटेड है, तो यहाँ पर सडन स्पाइक देखा गया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, है ना, के केसेस कहां पर, दिल्ली में, ठीक। तो वहां पर क्या हुआ, वहां की जो लोकल बॉडीज है, अथॉरिटीज हैं, फिर उन्होंने इंक्रीज किया, किस चीज के लिए, फॉगिंग के लिए, स्प्रे करना, है ना, आपने देखा होगा कि मच्छर वगैरह को मारने के लिए स्प्रे करते हैं, है ना। कहीं पे वाटर जो है, अगर कोई पानी जो है अगर कहीं पर वो इकट्ठा हो रहा है, साफ पानी में ही होते हैं ये, अपने अंडे वगैरह साफ पानी में देते हैं। तो अब ये क्या है कि कहीं पर पानी स्टोर मत करो, उसको ढक के रखो, उसमें रेगुलर जो है इस तरीके की चीजों को यूज करो, है ना। तो वही है ये कि the citizens are also being directed to make sure that there is no stagnant water collected near or inside their houses as it provides a breeding space for the disease। तो भैया ताकि वो ब्रीड करके और भी तेजी से बढ़ ना पाए, कौन, ये जो मॉस्किटोज वगैरह है। तो डेंगू के बारे में बता रहे हैं, मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, कहां पाया जाएगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, मोस्टली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में, ठीक है ना। रूरल एरिया में नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां पर वैसे भी आप देखेंगे तो कम ही वायरस का जो है ट्रांसमिशन, क्योंकि लोगों का जो है इंटरेक्शन भी कम है। तो वायरस रिस्पॉन्सिबल है जो आपका, है ना, उसको डेंगू वायरस बोलते हैं। देयर फॉर 4 डेनवी स्टीरियोटाइप्स, ठीक है ना, मीनिंग दैट इट इज पॉसिबल टू बी इन्फेक्टेड 4 टाइम्स, 4 बार, 4 डेनवी जो है सीरोटाइप, उसका मतलब 4 बार संक्रमित होना इससे क्या है, संभव है। अब यहां पर जो है डेटा लिखा गया है, देख लीजिएगा, एक बढ़ता हुआ ट्रेंड, 2016 में इतना, फिर 17 में इतना, 18 में थोड़ा कम हुआ, 19 में कम हुआ, 20 में कम हुआ, तो सब कोविड हो गया फिर, है ना। उसके बाद 129 का अभी का डेटा है 2021 में। तो एक ग्राफ हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना, इसको देख जाइएगा आप लोग, नॉर्मल सी चीज है। अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट इसमें लिखा गया कि सेवरल जो डेंगू है इज द लीडिंग कॉज ऑफ सीरियस इलनेस एंड डेथ इन सम एशियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। इट रिक्वायर्स मैनेजमेंट बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स। और यहां पर कोई भी इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका भी नहीं है ना। और इसमें जो है फीवर, जब डेंगू हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, प्लेटलेट्स इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई, तो अंदर ही जो है इंटरनल ब्लीडिंग होती है और उससे फिर मौत भी हो सकती है, ठीक है ना। उसका एक नाम भी है, बताइए क्या है, कमेंट बॉक्स में, अभी शायद इसमें आ ही जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें अर्ली डिटेक्शन अगर इसका हो गया, है ना, डिसीज प्रोग्रेशन एसोसिएटेड विद सीवर डेंगू एंड एक्सेस टू प्रॉपर मेडिकल केयर, लोअर्स फैटालिटी रेट है इसकी ऑफ सीवर डेंगू टू बिलो 1%, है ना। तो 1% के नीचे जो है ये ऐसा होता है कि इसमें अब मृत्यु वगैरह जो है वो उसकी दर कम हुई है, लेकिन खतरनाक तो है ही है, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर। तो उसके जो डेटा बता रहे हैं कि अगर जल्दी पता चल गया, जल्दी उस पर हमने क्या किया, ट्रीटमेंट चालू कर दिया, तो फिर हम गंभीर स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे और डेंगू की मृत्यु दर को 1% से भी कम कर देती है। इस तरीके का मतलब कि जल्दी पता चल गया तो जल्दी हम वहां पर एक्शन लेंगे। डेंगू प्रिवेंशन और कंट्रोल जो है वो डिपेंड करता है इफेक्टिव वेक्टर कंट्रोल मेजर। तो भैया वेक्टर जो है कंट्रोल मेजर्स की बात है, इसीलिए तो स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। सस्टेन्ड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कैन इंप्रूव वेक्टर कंट्रोल एफर्ट सब्सटेंशियली। सीधी बात है, सामुदायिक भागीदारी हर योजना को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। अब ये ट्रांसमिशन मॉस्किटो से ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटोस। प्राइमरली जो है इसमें भी वही है, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, इसकी जो और भी स्पीसीज होती है उसके द्वारा भी, जिसको एडीज जेनस बोल सकते हैं, उसको भी वेक्टर के रूप में जो है इसको माना जाता है। बट देयर कंट्रीब्यूशन इज सेकेंडरी टू एडीज एजिप्टी। मतलब प्राइमरी जो है एडीज एजिप्टी, बाकी फिर उसके जो वंशज वगैरह उस प्रजाति के हैं वो उसको भी फैला सकते हैं, लेकिन प्राइमरी एडीज एजिप्टी याद रखिएगा, ठीक है ना। वही चीज यहां पर लिखा गया। अब डेनवे के बारे में बता रहे हैं यहां पर कि जो भी व्यक्ति है ना जो आपके प्रभावित है किससे, जो आपका लिखा हु आर वायरमाइक विथ डेनवी। दिस कैन बी समवन हु हैज अ जो आपका सिम्प्टोमैटिक डेंगू इन्फेक्शन। समवन हु इज एट to have a symptomatic infection, they are pre-symptomatic but also people who show no signs of illness as well, ठीक है ना। तो they are
एसिम्प्टोमेटिक, तो किसी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किसी में नहीं दिखाई देते, बिल्कुल ठीक है ना, लक्षण भी दिखाई नहीं देते किसी किसी में। बाकी फिर ये जब सीवियर होता है तो पता चल जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स वगैरह बहुत डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं इसका। फीवर रिड्यूसर्स और पेन किलर्स को यहाँ पर ले सकते हैं, है ना, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मसल्स वगैरह में पेन है, मसल्स में अगर मतलब आप देखते होंगे ना, इसमें मसल्स में भी कुछ कुछ जो है रैशेज वगैरह दिखाई देते रहते हैं, सूजन वगैरह आ जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, फीवर होता है इसमें। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि ट्रीट करने का, है ना, इन मतलब जो इस तरीके के अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आर जो एसिटामिनोफेन है और पैरासीटामोल है, ठीक है ना। आप देखे होंगे ना कि जब डेंगू होता है तो बोलते हैं कि डोलो 650 खाना है हमको, सिर्फ वही टैबलेट खाना है। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने वैसे भी प्रैक्टिकली देख रखा होगा और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, ये जीएस पेपर 3rd में रखा है इसको, क्योंकि ये आपका साइंस टेक का पार्ट हो गया, है ना। इसको जो है आप ज्योग्राफी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने अभी स्टडी किया है, तो नया जो आपका गैलेक्सी मेसियर 87 है ना, विच सराउंड्स द ओनली ब्लैक होल टू हैव बीन इमेज सो फॉर, है ना। ब्लैक होल का मतलब क्या कि बहुत ज्यादा उसकी जो अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा है, तो जो भी आसपास से निकलेगा वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए इसको स्टार ईटर भी बोला जाता है। तो ब्लैक होल टू हैव बीन इमेज सो फॉर हैव कम अप विथ क्या थीर, जो आपका थियोरेटिकल मॉडल ऑफ द जेट्स ऑफ मटेरियल इमैनेटिंग फ्रॉम M87, ठीक है ना। तो ये याद रखेगा, M87 है, आकाशगंगा मेसियर 87 का नाम है। ये किसके चारों ओर है, तो एकमात्र ब्लैक होल को घेरा हुआ है, तो बहुत मैसिव ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद जो आप देखेंगे कि की पॉइंट क्या है, तो इसमें कैलकुलेटेड इमेजेस जो है पब्लिश किया है, किसने किया है, नेचर एस्ट्रोनॉमी रिसेंबल क्लोजली व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एंड हेल्प कंफर्म आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये रेगुलर न्यूज में है ब्लैक होल के कारण, और भी चीजें जो है प्रीलिम्स के लिए रेगुलर जो है इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट न्यूज में बनी हुई है ना ये चीजें। तो जो मेसियर 87 उसके बारे में बताया जा रहा है, इसका जो नाम है वो कन्या, है ना, राशि के हिसाब से देखिए, ऑल्सो नोन एज अ वर्गो ए और NGC 4486, जनरली जो है इसको संक्षिप्त रूप में M87 बोला जाता है। ये आपका सुपर जाइंट एलिप्टिकल गैलेक्सी है ना, विथ सेवरल ट्रिलियन स्टार्स इन द कॉन्स्टेलेशन वर्गो, है ना। बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए कंटेक्चुअल पार्ट है, इसको आप बिल्कुल छोटे छोटे से कीवर्ड्स बना के आप उसको हाईलाइट करके या नोट्स बना के आप अपने पास रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट मैसिव गैलेक्सीज इन द लोकल यूनिवर्स, तो भैया जो हमारा लोकल यूनिवर्स है उसमें जो आपका सबसे बड़े जाइंट, है ना, मतलब दैत्याकार जो है गैलेक्सीज में से ये एक है। इट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ग्लोब, जो आपका ग्लोबुलर क्लस्टर्स है, अबाउट 15,000 कंपेयर्ड विद द 150 to 200 orbiting the Milky Way, ठीक है। अब एंड अ जेट ऑफ एनर्जेटिक प्लाज्मा दैट ओरिजिनेट्स एट द कोर, ठीक है ना। एनर्जेटिक जो प्लाज्मा है वो उसकी उत्पत्ति जो है उसके कोर में, और वो एक्सटेंड होगी एटलीस्ट 1500 पार्सेक्स, है ना। अब ये पूछता है कि प्रकाश वर्ष पार्सेक जो है वो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, कौन सी नहीं, क्या ये दूरी मापने की है ना, या प्रकाश की तीव्रता को नापने की, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके स्टेट पीसीएस में। ट्रैवलिंग एट अ रिलेटिविस्टिक स्पीड, इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट रेडियो सोर्स, ये एक सबसे मतलब वन ऑफ द मतलब एक जो है आपका ब्राइटेस्ट रेडियो सोर्स के रूप में भी है ना, कहां पर, स्काई में, एंड अ पॉपुलर टारगेट फॉर बोथ एमेच्योर एंड प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। तो ये देख लीजिए आप लोग, इसकी इमेज जो है वो यहां पर रखी गई है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पेज है वो आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है। यहां पर काहो जो विलेज है ना, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब बताना है कि कौन सा जो है वो आपका ट्रू है। तो सबसे पहला ये है कि जो काहो है, एक ये पहला विलेज है फ्रॉम द चाइना बॉर्डर इन अंजा डिस्ट्रिक्ट, है ना, जो आपका अंजा डिस्ट्रिक्ट है। अब अंजा जो है आपका वो ऐसे 11 जिलों में से एक है, और ये कहां अवस्थित है, तो भैया अरुणाचल प्रदेश में है। दैट शेयर दिस बॉर्डर विद चाइना, वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया, अगर अरुणाचल प्रदेश वाला आप क्षेत्र देखेंगे तो हमारे लिए वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा पार्ट, क्योंकि हमेशा तवांग मठ कहां पर है बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू द दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 2011 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उसमें काहो के पास जो है केवल वहां पर रहने वाले लोग रहवासी 65 रेसिडेंट्स हैं, और लिटरेसी रेट जो है 64.15% है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा डी। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि टेली लॉ ऑन व्हीकल्स। अब समझिए, टेली मेडिसिन सुना आपने, उसी तरीके से कुछ इसको समझिए, ये न्याय के संदर्भ में है ना, जस्टिस के संदर्भ में, बस उतना ही। तो यहां पर जो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उसको आइडेंटिफाई करना है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी लॉन्च किया है वीक लॉन्ग टेली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन,
ऑन नवंबर 8 2021 ज्वाइनिंग द सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। 8 नवंबर 2021 से ये हफ्ते भर चलने वाला एक कैंपेन है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो अंडर द कैंपेन, इस कैंपेन के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज की जाएंगी। सेवरल एक्टिविटीज आर बीइंग अंडरटेकन फॉर एम्पावरिंग पीपल, है ना, लोगों के सशक्तिकरण के लिए, बाय प्री लिटिगेशन advice in order to rightfully claim their entitlements and timely redressal of their difficulties। सीधी बात है, अभी हम लोगों ने एक दिन पहले वो भी पढ़ा, एडीआर भी पढ़ा मीडिएशन पे। तो ये सीधी बात है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और न्याय उपलब्ध कराना जो है वो किसका काम है, राज्य का। तो उसी दिशा में जो है लगातार सरकार कार्य कर रही है। लास्ट जो स्टेटमेंट है दूसरा भी सही है। लास्ट जो है कैंपेन जो है वो रन होगा फ्रॉम 8 नवंबर टू नवंबर 12, है ना, ये लिखा गया है यहां पर। तो यह हफ्ते भर है, ऊपर लिख दिया, तो 8 से 14 नवंबर के लिए। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसका आंसर आपका ओनली 1 और 2 हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।